डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब मास और वेट तक हम पढ़ रहे थे। मतलब आज हम मास और वेट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि हम चेंज विथ डेप्थ पढ़ के आए हैं, चेंज विथ हाइट पढ़ लिया है हमने, और चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी भी हमारा जो न्यू चैनल है, ठीक है, ये जो नया वाला चैनल है बिलाड़े सर, ठीक है, ये रीडिंग करने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। मतलब आपकी रीडिंग जो हो जाए वो फास्ट हो जाए और पढ़ाई भी फास्ट हो जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक नहीं किया तो भी लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर नहीं किया तो भी शेयर कर देना, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी पढ़ने के लिए वीडियो मिल जाए और आसान हो जाए पढ़ना। उसके साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे मास और वेट। मास और वेट में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली आपको पता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मास कहते हैं। ऐसा यूनिट है मास का केजी। मास का ऐसा यूनिट हम केजी में कंसिडर करते हैं। मास स्केलर क्वांटिटी है, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। सब मैं कहाँ पर भी जाऊँ, मतलब इवन तो मैं मून पे चला जाऊँ तो भी मास बदलेगा नहीं, मास सेम ही रहेगा, ठीक है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। मैं कहीं पर भी चला जाऊँ तो भी इसका जो क्वांटिटी है, मतलब इसका जो मास है वो बदलता नहीं है, वही मास रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मास क्या है? ये इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, याद रखना, ठीक है। मास क्या है? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये न्यूटन के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइयर द मास हाइयर इज़ द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया भी होगा। दूसरा है वेट। अभी वेट कैसे लिया जाता है? बेसिकली ये न्यूटन में होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। क्या कर रही है अर्थ? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। द फोर्स एफ ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब क्या कर रही है? ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा यम मास इसका। यम मास के ऑब्जेक्ट को जब ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो बन जाएगा अपना वेट। मतलब द फोर्स एफ ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटर्न यूजिंग दिस इक्वेशन। ये देख लो, यहाँ पर एक इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। यहाँ पर जो जी है इसको कैसे निकाला है इन्होंने? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट से निकाल लिया था, ठीक है। वेट बीइंग इज फोर्स, its SI unit is Newton. Also the weight being a force, it is a vector quantity and its direction is towards the center of the earth. As the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place. मतलब ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो सकता था? प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, क्योंकि g अगर बदलेगा, क्यों पता है? क्योंकि वेट क्या है हमारा? m इंटू जी है। अगर g बदल सकता है, ठीक है, g अगर चेंज होगा तो क्या होगा? वेट भी प्लेस टू प्लेस बदलेगा। मतलब मून पे ऊपर यही वेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू द मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। कॉलिक्यूली दिया है वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट, ठीक है। वेट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, हम वेट के लिए भी एक ही यूनिट यूज़ करते हैं और मास के लिए भी एक ही यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट बोथ मास एंड वेट एंड मेजर द वेट इन किलोग्राम, ठीक है, विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। क्योंकि मास का यूनिट क्या है? केजी है। एक्चुअली वेट का यूनिट न्यूटन है, पर फिर भी हम इसको केजी ही बोलते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है। सो बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज व्हेन वी से द राजीव्स वेट इज 75 kg, अगर राजीव का वेट 75 kg है, वी आर टेकिंग अबाउट राजूज मास। हम टेकिंग नहीं, ये इट्स अ टॉकिंग है, मैं कुछ और बोल गया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट राजू का मास, मतलब हम राजू के मास के बारे में बात कर रहे हैं। उसका वेट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, सो राजूज वेट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब 75 को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूँ 9.8 से,
तो मैं इसको 10 ले लेता, 75 इंटू 10 कर दूँ ना, तो ये बन जाएगा 750 न्यूटन का। कितना बनेगा? 750 न्यूटन बन जाएगा kg। सो वेट विल बी F इज इक्वल्स टू mg। 75 इंटू 9.8 कर दिया, तो ये इन्होंने लिखा इसको समथिंग कुछ तो भी 735 और मेरा कुछ तो भी आ गया 750। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने निकाला था इसको। ठीक है, द वेट ऑफ द मास, द वेट ऑफ 1 kg मास, मतलब 1 kg मास का वेट कितना होगा? अगर 1 kg ले लूँ मैं, एक मास है जिसका वेट है 1 kg, तो 1 इंटू 9.8 अगर मैं कर दूँ तो ये बन जाएगा 9.8 न्यूटन बनेगा, 9.8 न्यूटन बनेगा। ठीक है, आवर वेट वेइंग मशीन टेलस द मास, हमारे वेइंग मशीन हमें क्या बताती है? मास बताते हैं। ठीक है, हम जिस चीज़ से अपना वेट करते हैं वो क्या बताती है? मास के बारे में बताते हैं। ठीक है, द टू स्केल बैलेंस, मतलब वो जो बैलेंस वाली स्केल होती है ना, ये वाली। ठीक है, ये वाले आपने को देखा होगा, कुछ तो भी ऐसा होता है। ठीक है, वो बैलेंस स्केल होता है। तो यहाँ पर कुछ तो भी नॉब होता है उसका इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ वो देखते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, ये यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ रख के ये बैलेंस कर दिया जाता है। तो हमें बैलेंस करके क्या मिलेगा? वी गेट अ मास एट वन सेंटर, मतलब यहाँ पर हम कुछ मास डाल देते और यहाँ पर उसी के कंपैरिजन में दोनों को मैं बैलेंस करके क्या कर दूंगा? इतना मास मुझे यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली। द टू स्केल बैलेंस इन शॉप्स कंपेयर टू वेट्स, दैट इज़ टू मासेस। हम क्या करते हैं? दो मासेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन पावर दिया है। विल यूर वेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज यू गो अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ? नहीं, ये बदलेगा ना। अगर मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा तो मेरा जो वेट है ये बदलेगा, वेट बदलेगा। वेट के बारे में बात कर दिया। ठीक है, वेट क्या होगा? बदलेगा। और अगर हम ऐसे कर दें, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉल लैडर, अगर हम किसी टॉल लैडर के ऊपर खड़े हैं, इस तरीके से कुछ लैडर है यहाँ पर, अगर हम खड़े हैं। ठीक है, देयर इज़ व्हाट द लैडर इज़ लाइक दिस। ठीक है, कुछ तो भी लैडर है यहाँ पर समथिंग, हम खड़े हैं। तो इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ ट्वाइस आर, अगर हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस जो है, अर्थ का ये सेंटर है, यहाँ पर ये रेडियस आर है, और वहाँ से हम ट्वाइस आर को पहुँच जाए यहाँ तक। ठीक है, सो इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये ट्वाइस आर, व्हाट विल बी योर वेट? तो आपका वेट कितना होगा वो पूछ रहा है ये। ठीक है, सो निकालना है इसको थोड़ा सा। यहाँ पर देखो एक सॉल्व एग्जाम्पल भी दे के रखा है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है। इफ अ पर्सन इज़ वेइंग 750, किसी पर्सन का जो वेट है वो 750 है, समथिंग 750 है। सो हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून? मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा? तो 1 अपॉन मून मीन्स मास इज, ठीक है, गिव एक मिनट, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून गिवन दैट मून्स मास इज, मून का मास दिया है 1/18 समथिंग 81 दे के रखा हुआ है। ठीक है, ऑन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑन दैट ऑफ द अर्थ इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन देखो, अर्थ का वेट कितना है, वर्क के ऊपर वेट कितना है, वेट ऑन अर्थ ये 750 न्यूटन का है। ठीक है, सो रेशो ऑफ मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास का रेशो, अर्थ और मून के मास का रेशो। ठीक है, यम फॉर मास और ई फॉर अर्थ, इन दोनों का जो रेशो बनाया गया ना वो मास ऑफ मून के ऊपर कह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशो क्या है, 81 दे के रखा हुआ है। क्या है? 81, हमने लिखा है इसको 81। ठीक है, और रेडियस का रेशो लिया है आर ई और आर एम, ये बन जाएगा तुम्हारा 3.7 समथिंग, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। तो उसके बाद वेट क्या है, एम इंटू जी है ना, तो फिर एम इंटू जी की वैल्यू कितनी दी, 750 दे के रखी हुई यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, और अगर मैं जी को ले लूँ, जी क्या है हमारा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे ना। यहाँ पर एक रेशो बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक रेशो बनेगा, एम इज इक्वल्स टू 750 इंटू आर ई स्क्वेयर अपॉन जी एम है। तो वेट ऑन द मून कितना होगा, मून के ऊपर इसका जो वेट है वो ये देख लो यहाँ पर लिखा है एम जी कैपिटल एम अपॉन एम आर स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, कि एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये मून का मास है और ये मून की रेडियस है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अर्थ निकाला उसी तरीके से हमने क्या निकाल दिया, मून को निकाल दिया। तो दोनों को कंपेयर करते मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग मेरे पास ये एक रेशो बन गया, रेडियस टू रेडियस का रेशो और एक मास का रेशो बन गया, रेडियस ऑफ अर्थ टू मून और रेडियस ऑफ मून मास ऑफ मून टू द मास ऑफ अर्थ का रेशो। तो ये तो दोनों दे के रखे हुए थे ना। ये कुछ तो भी हमारे पास 3.7 था, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला था ना, ये वाला, ये 1/81 दे के रखा हुआ था, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो टोटल जो होगा वो बन जाएगा 126.8 न्यूटन का बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी कर सकते हो। द वेट ऑन द मून इज नियरली, मतलब मून के ऊपर जो वेट होता है वो 1/6 होता है। अगर यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 6 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑन द अर्थ वी कैन राइट द वेट ऑन द मून एज mg लिखेंगे। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मतलब gm अगर मैं लिखूँ तो समझ लेना कि मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ये बनेगा तुम्हारा मून, ठीक है, क्या बनेगा, मून की तरफ से इसको कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, दस gm इज 1/6 ऑफ द g ऑन द अर्थ। यहाँ पर कुछ डू यू नो करके दिया था, तो आप इसको भी पढ़ लो क्या है एग्जैक्टली दिया हुआ है इन्होंने, ठीक। यहाँ पर क्या है दे के रखा है, देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स वी हैव क्रिएटेड ऑन द सरफेस, waves are created on the surface, I'm sorry, waves are created on the surface of earth when we drop a stone into it, ठीक है। सो वाटर के ऊपर वेव्स बनती है अगर हम वाटर के ऊपर स्टोन डाल दे तो, ठीक है। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट्स एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज शेकन, तो मतलब अगर मैं कोई स्ट्रिंग ले लूँ और उसको शेक कर दूँ तो इस तरीके से वेव बन जाती है उसकी ना, ठीक है, यही बोल रहा था। लाइट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ वेव, लाइट भी क्या है, एक टाइप की वेव है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसके हिसाब से। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं इस तरीके से ये वेव बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगी ये वाली वेव, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट भी। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड रे के माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एमिट्स दीज वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. Gravitational waves are a very different types of waves. These have been called the waves on the fabric of space-time. Einstein predicted their existence in 1916. These waves are very weak and it is very difficult to detect them. Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by astronomical sources. Among these, LIGO, Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, इसका फुल फॉर्म दिया है LIGO का, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी is the prominent one. Exactly after 100 years of their prediction, साइंटिस्ट डिटेक्टेड दीज वेव कमिंग फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस, ठीक है। इंडिया मतलब ग्रेविटी की भी वेव्स है इस तरीके से, ये लीगो से पता चल जाता है, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। तो उसी तरह इंडियन साइंटिस्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द सिग्निफिकेंट इन दिस डिस्कवरी में इंडियन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दिस डिस्कवरी हैज़ ओपन अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स के बारे में हमें पता चल सकता है, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ, आई एम सॉरी। फ्री फॉल एग्जैक्टली क्या है, फ्री फॉल क्या है, तो देखो, टेक अ स्मॉल स्टोन, अगर हम स्मॉल स्टोन ले लें, होल्ड इन योर हैंड, विच फोर्स आर एक्टिंग ऑन द स्टोन, कौन सा फोर्स स्टोन के ऊपर लगेगा, ठीक है। नाउ रिलीज द स्टोन, पोटेंशियल एनर्जी होगी और ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगी, स्टोन को छोड़ देंगे हम। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, स्टोन नीचे जाने वाला है हमारा, डेफिनेटली वो नीचे जाएगा, ठीक है। मैं अगर उसको पकड़ दूँ यहाँ पर और इसको छोड़ दूँ तो नीचे चला जाएगा ना, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ग्रेविटी लग जाएगा इसके ऊपर ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। सो नाउ आगे जाएंगे हम, और वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ acts on each and every object. When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but
but it was balanced by a force that we were applying on it in the opposite direction. As a result the stone remains at rest. मतलब आपने उस स्टोन को क्या किया था, पकड़ के रखा हुआ था, उसके वजह से इसका ये फोर्स हमने बैलेंस कर दिया, तो उसके वजह से वो नीचे नहीं आया। और जैसे ही हमने ये इस फोर्स को निकाल दिया, ठीक है, हमने क्या किया था, इसको होल्ड करके रखा हुआ था, और जैसे मैंने इसको निकाल दिया तो ये स्टोन क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, so now once we release the stone from our hand, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. इसे बोलते हैं फ्री फॉल। ये क्या हो जाएगा, फ्री फॉल। वो बंजी जंपिंग वाले होते हैं ना, यहाँ से कूदेंगे नीचे, ये फ्री फॉल है। स्काई डाइविंग, ठीक है, किसी विमान के ऊपर से या जो लोग होते हैं वो नीचे कूद जाते हैं ना, किसी विमान से वो नीचे कूदेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का फ्री फॉल। ठीक है, क्या होता है, ये फ्री फॉल है। ठीक है, मतलब स्टोन अगर मैं यहाँ से फेंक दूँ, छोड़ दूँ, तो ये फ्री फॉल में आएगा। क्या आएगा, फ्री फॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, सो इन फ्री फॉल द इनर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and a buoyant force also act on the object. Thus true free fall is possible only in vacuum. ट्रू फ्री फॉल कहाँ पर पॉसिबल है, वैक्यूम में पॉसिबल है। सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल है, वैक्यूम में। ठीक है, तो ट्रू फ्री फॉल वैक्यूम में पॉसिबल है। ठीक है, वैक्यूम। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर ये तीन दे के रखे हुए। अगर तुम यहाँ पर देख लो ना, तो ये g की जगह a होता था, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे इसको। और दूसरा जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर होता था ये। और तीसरा जो है ना, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस होता था ये ए की जगह जी लिख दिया, और ये इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने ज़ीरो लिख दिया, सब तरफ ज़ीरो कर दिया ना। तो ये जो इक्वेशन बनेगा अभी ए टी 1/2 ए टी स्क्वेयर, और ए टी की जगह ए की जगह भी जी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन वी इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस लिख देंगे हम इसको। ठीक है, सो नाउ for a free falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken on it can be calculated by using Newton's equation of motion. For free fall, the initial velocity u is equals to 0 and acceleration a is equals to g. So thus we can write the equation as for calculating the motion of an object throwing upward, मतलब इसको मैं upward फेंक दूँ, नीचे से ऊपर फेंकूँ और ऊपर से नीचे आएगी उस वक्त। ठीक है, सो दैट अपवर्ड की तरफ एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाएगा और ग्रेविटी नीचे लगाएगा, तो ये माइनस जी हम लेंगे इसको। ठीक है, निगेटिव, दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज द सेम, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एकदम फास्ट आएगा, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये क्यों हुआ, बिकॉज द जी नीचे लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, जी क्या होगा, नीचे आएगा। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ, दस वी आर इन फ्री फॉल। तो हमें क्या लगता है, हम फ्री फॉल में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से डू यू नो दे के रखा था। द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। जी की वैल्यू सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। at a given place on the earth, thus any two objects irrespective of their masses or any other properties when drop from the same height and falling freely, मतलब कोई पेपर है, छोटा सा पेपर लिया मैंने और एक स्टोन ले लिया, बड़ा सा स्टोन लिया। ठीक है, अगर पेपर और एक बड़ा सा स्टोन है, तो ये अगर मैं फेंक दूँ वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो ये एक ही वक्त में ग्राउंड पे आ जाएंगे, एक ही वक्त में। दोनों को जो टाइम लगेगा, टाइम दोनों को टी लगेगा, टी टाइम में दोनों के दोनों एक ही साथ यहाँ पर गिरेंगे। पर इसके लिए वैक्यूम जाना ही चाहिए। क्या चाहिए? वैक्यूम चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सॉरी। हाँ, okay. Now, irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the some height and falling freely, same height and falling freely, we reach the earth at the same time. Galileo is said to be have performed experiment around 1590 में उन्होंने experiment perform किया था गैलीलियो ने। Italian city of Pisa, Pisa, ठीक है, पैसा नहीं, पीसा। He dropped two spears of different masses from the लेनिंग टावर। ये कौन सा है? लेनिंग टावर है। लेनिंग टावर वो देखा होगा आपने, मैंने आपको पता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से वो कुछ टावर है, इस तरीके से बनाया हुआ छोटा सा, ऐसा कुछ टावर है वो। ठीक है, लेनिंग टावर ऑफ पीसा का। ठीक है, इस तरीके से कुछ पीसा का टावर है। ठीक है, लेनिंग टावर, ये ग्राउंड है कुछ तो भी। ठीक है, सो नाउ दैट इज़ व्हाट लेनिंग टावर ऑफ पीसा। To demonstrate that both spear reach the ground at the same time. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experience a buoyant force। मतलब ये जो feather होगा, ठीक है, अगर मैं feather की बात कर दूँ तो इट्स लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखता है ना वो। ठीक है, इस तरीके से कोई तुम्हें फिदर दिखेगा। इसके ऊपर क्या होगा? बॉयड फोर्स लग जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये फ्लोट करने लगेगा, ये उड़ने लग जाएगा ना। कि पर ये स्टोन नहीं, अगर स्पीयर ले लो, हार्ड स्पीयर, तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये फ्लोट नहीं होगा। इसके ऊपर बॉयड फोर्स कम लगेगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, the feather experience a buoyant force and a frictional force due to air and therefore float and reach the ground slowly later than the heavy stone. The buoyant and frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. So recently scientists performed this experiment in vacuum and showed that the feather and the stone indeed रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पर एक लिंक दे के रखी है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो देख भी सकते हो। यहाँ पर कुछ सॉल्ड एग्जांपल है, देख लो सिर्फ। इन एग्जांपल को भी देखेंगे हम। यहाँ पर हमें कितना बाकी है अभी, आई थिंक हम आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखो कौन से देखे। ये था आयरन का मास था, कुछ आयरन बॉल है हमारे पास, उसका मास था 3 kg। 3 kg का आयरन उसका एक बॉल है। इज रिलीज फ्रॉम वेट ऑफ 125 मीटर। 125 मीटर से इसको छोड़ दिया मैंने, यहाँ से कुछ जो भी हाइट है उसके ऊपर से उसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड की तरफ आ रहा है। एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इस यहाँ पर एक्सेलरेशन को 9.8 की जगह इन्होंने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ले लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, टाइम टेकन द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लेगा ग्राउंड के ऊपर आने के लिए। वेलोसिटी भी निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड के लिए। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉल, द हाइट ऑफ द बॉल, सॉरी, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, रीच द ग्राउंड पूछा है, तो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया पता है, इक्वेशन यूज़ कर लिया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस बना पे टी स्क्वायर का। इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस था यस, इन्होंने 125 दे के रखा होता, यहाँ पर लिखा भी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, एक्सेलरेशन हमें 10 दे के रखा हुआ था जी, ये वाला 10। टाइम हमें निकालना है, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 5t स्क्वायर बराबर, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 5 कर देगा इसको। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 कर देगा, और 5 इंटू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस 5 को, ये 125 है ना, तो ये 5 मल्टीप्लाई का कर दूंगा डिवाइड यहाँ पर, तो बन जाएगा 25। अगर मैं 25 टी को डिवाइड कर दूँ, स्क्वेयर है ना वो, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 है, तो टी इज इक्वल्स टू √25 बनेगा। तो टी का आंसर क्या आएगा, 5 ± 5 आएगा। लेकिन हमें टाइम चाहिए, और टाइम हमेशा प्लस में होगा। टाइम क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर भी पहला लॉ का यूज़ किया है इसने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, और इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया, और ये g था तुम्हारा 10, और ये 5 वेलोसिटी, तुम्हारा टाइम निकल गया यहाँ पर 5,
तो मल्टीप्लाई करके 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तुम्हें मिल गई, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पर मिल गई हमें, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए बोला था। और थर्ड था कि हाफ टाइम बोला था, तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5, ठीक है। तो इसी के वक्त में अगर मैं फॉर्मूला ले लूँ न्यूटन सेकंड का, सेकंड इक्वेशन ले लूँ यू टी प्लस 1/2 ई टी स्क्वेयर का इक्वेशन में ले लूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास u बनेगा तुम्हारा 0, ये बन जाएगा हाफ, ये 10 और 2.5 का स्क्वायर, ये 31.25 मीटर बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। हाफ टाइम में हाइट कितनी पहुंचेगी इसकी, तो पहले था 125 और उसके बाद हमारे पास आएगा 31.25, तो ये बनेगा 93.75 मीटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी दे के रखा होता, वो भी क्या था, एक टेनिस बॉल है, थ्रो किया अपवर्ड एंड रीच अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लिया है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, इनिशियल मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या की इसने 0 की थी, ठीक है। फाइनल 0 है यहाँ पर और इनिशियल निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 4.05 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन था g, ये 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया, निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन के अपवर्ड थ्रो किया ना, तो निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दैट व्हाट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए का फॉर्मूला लिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया, तो उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू -10, ये हो गया तुम्हारा, और ये 4.05 हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास 81 आ जाएगा, और 81 को अगर मैं ले लूँ रूट में, तो ये बन जाएगा कुछ 9 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी होगी 9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पर पूछा था, नाउ लेट अस कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, नीचे आ रहा है बॉल, क्या आ रहा है, बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, सपोज द बॉल टेक टाइम t सेकंड टू कम डाउन, ठीक है। वो टाइम t ले रहा है नीचे आने को, ठीक है, कम डाउन। नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अगर 0 कर दूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 0, तो डिस्टेंस ट्रैवल था 4.05 मीटर का, कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 4.5 मीटर, 4.05 मीटर। एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, तो g पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इधर है, v अपवर्ड जा रही है और g नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से g माइनस हो जाता है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का फोर्स क्या है, नीचे, एक्चुअली ग्रेविटी नीचे है, वो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दोनों की दोनों एक ही साइड में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हम लेंगे इसका एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर मीटर पर सेकंड लिखा है इन्होंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा, यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड लिखा हुआ दिखाई देगा, ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा है, ये नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लिखा है, तो यस देखो 4.05 है, इज इक्वल टू 0 आएगा, प्लस 1/2 10 टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो टाइम भी आपको मिल जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0.9 सेकंड का। द बॉल विल टेक 0.9 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, 0.9 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाएगा, पूरा 1 सेकंड भी नहीं है ना। इट विल टेक द सेम टाइम टू गो ऑफ, उतना ही टाइम लेगा, दैट इज द टोटल टाइम टेकन होगा इसका 1.8 सेकंड, टोटल टाइम क्या है 1.8 सेकंड का टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, शायद आपको पूछे जाए तो देखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके जाने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो करके ही जाने चाहिए, ठीक है, करो, ठीक है। आईएमपी एग्जाम्पल्स होते हैं, करके जाओ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर होता है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द लार्जर मास, वाई डजंट द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन विथ हाई वेलोसिटी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट विद द लोअर मास, ठीक है। कम मास वाला ऑब्जेक्ट और ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम क्यों होती है,
सेम टाइम पे क्यों आ जाते हैं, ठीक है, ये पहले क्यों नहीं आता, ये बाद में क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यही पूछा था इन्होंने यूज़ योर ब्रेन पावर के अंदर, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? We have studied potential energy in the last standard. The energy stored in the object because of its position is called a potential energy. This energy is relative. Potential energy mgh ना, क्या है, mgh है, याद रखना। This energy is relative and increase as we go to greater height from the surface of the earth. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh. ये मैं बोल दिया, पहले ही बोल दिया आप लोगों को, mgh, and on the ground it is zero. मतलब अगर यहाँ पर है हाइट एच के ऊपर तो ये mgh है, पर अगर यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ज़ीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड विल बी ज़ीरो. सो नाउ we when h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh. But the large value of h, the value of g decreases with increase in height. For an object at infinite distance from the earth, the value of g is zero and the earth gravitational force does not act on the object. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be zero there. Thus the smaller distance, that is heights, the potential energy is less than zero, that is it's a negative. When an object is at height h from the surface of the earth, its potential energy is, उसकी potential energy देखिए रखी हुई है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h बन जाएगा ये, ठीक है। m एंड r अर्थ मास का अर्थ और रेडियस है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एस्केप वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या है आज हम इसको कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटा 1 आवर तो भी कम से कम होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए, मैक्सिमम 1 आवर के लिए मैं लेक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप सब लेक्चर्स एक साथ भी देख सकते हो ना, उतने टाइम में आप चैप्टर भी पढ़ पाओगे। एस्केप वेलोसिटी क्या है? वी हैव सीन दैन वेन अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड, अगर मैं बॉल को अपवर्ड फेंक दूँ तो इट्स वेलोसिटी कम हो जाती है, बिकॉज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट and after that the stone start falling down. Its maximum height depends on its initial velocity according to Newton's third equation of motion. v square is equals to u square plus twice as, ठीक है। मैं लेक्चर बना रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, आपका रीडिंग आप जल्दी जल्दी पढ़ लो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। आपकी अगर पढ़ाई हो जाएगी तो आप प्रिपेयर भी हो जाओगे उसके लिए, ठीक है ना। बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए लग जाएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वी इज इक्वल्स टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस जी बन जाएगा, ठीक है। सो ये लिख लिया मैंने जीरो यहाँ पर, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस जी ए एस। सो मैक्सिमम हाइट होगी यस इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी से मैं मैक्सिमम हाइट को निकाल सकता हूँ एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। दस हाइयर द इनिशियल वेलोसिटी यू द लार्जर इज़ द हाइट रीचेस, मतलब जितना ज़्यादा ज़ोर से मैं फेंकूंगा, जितना ज़्यादा यू होगा उतना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लार्जर इज़ द हाइट रीच बाय द बॉल। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द हाइयर द इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ more and larger will be the height to which it can reach. We have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. Thus force pulling the ball downward decrease as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger height and above a particular value of initial velocity of the ball. The ball is able to overcome the downward pull of the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. मतलब इतना ज़्यादा दूर फेंक दूँ मैं इसको अर्थ के कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर ही चला जाए और ये क्या करे, फ्री फॉल करने लग जाए, और फ्री फॉल की वजह से इसने क्या कर लेना चाहिए, ऑर्बिट करना चाहिए, ठीक है। बहुत दूर मैं अर्थ से इसको फेंक दूंगा, जो एस्केप वेलोसिटी होगी। मतलब जिस वेलोसिटी से
मैं इसको फेंकूंगा और उस वेलोसिटी से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाएगा और वो ऑर्बिट करने लग जाएगा, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो नाउ दैट इज़ व्हाट, आगे we can determine its value by using the law of conservation of energy as follows. An object, sorry, an object going vertically upward from the surface of the earth, having an initial velocity equal to the escape the gravitational force of the earth. The force of the gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth. This means that the object to be free from the gravity of the earth, it has to be reach infinite distance from the earth. That is, the object will come to resist at इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर, वही रह जाएगी वो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल G माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बनाएगा 1/2 mv² एस्केप वेलोसिटी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R²। सो इसी तरीके से मतलब ये जो दिया है ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, पर एट इन्फानाइट डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर दिया है, देखो एट इन्फानाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से। सो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इधर ज़ीरो बन गई। ठीक है, और उसके बाद अगर ये इन्फानाइट डिस्टेंस है तो ये भी बन जाएगा ज़ीरो, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या बनेगी ज़ीरो। ठीक है, इन्फिनिटी है तो ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है ना। सो आगे जाते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल दे के रखे हुए थे। आप यहाँ पर देखो इन्होंने कैलकुलेशन भी किया है कि इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ यूज़ किया 1/2 mv², ये एस्केप वाली हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको लिया है, ये माइनस का प्लस किया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पूरी टर्म थी ना आपकी, ये देखो इसको माइनस का प्लस किया यहाँ पर लिखा, और यहाँ से ये डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये तो आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा क्या, फिर ये बचेगा ट्वाइस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R², और कैपिटल G का अर्थ भी, G का वैल्यू भी पता है, M का भी पता है और R का भी पता है। तो इसके बाद ये बन जाएगा ट्वाइस G अपॉन G इंटू R बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ना मैं, तो मेरे पास बनेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब द स्पेस क्राफ्ट विच आर सेंड टू द मून, जो मून के ऊपर स्पेस क्राफ्ट सेंड किए जाते हैं अदर दैन द और अदर प्लैनेट्स हैव टू हैव देयर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर दैन द एस्केप वेलोसिटी। मतलब 11.2 किलोमीटर पर हावर पर सेकंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, या मून होगा या अदर प्लैनेट्स के ऊपर पहुँच जाएगा वेलोसिटी, सो दैट दे कैन ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू द ऑब्जेक्टिव, वापस आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप कैलकुलेशन करके देखो इसका भी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो निकाला है पूछा है कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ surface of the moon given the mass and the radius of the moon to be 7.34 into 10 raised to 22 kg and 1.74 into 10 raised to 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। और जी भी दिया है, देखो जी भी दे के रखा है, कैपिटल G 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। मून का मास है 7.34 इंटू 22 kg पर मीटर kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ है। इस तरीके से एस्केप वेलोसिटी निकाली तो ये बन गई 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। सो मून से एस्केप करने के लिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, ये मून की एस्केप वेलोसिटी दे के रखी है। यहाँ पर कुछ डू यू नो भी दे के रखा था, क्या दिया है देखो, स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू बी बीइंग फ्लोटिंग। मतलब वो फ्लोट करने जैसे तैरने लग जाते हैं ना हवा में तैरने लग जाते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है कि वो फ्लोट करने लग जाए। दो द स्पेस क्राफ्ट इज एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ G देयर इज नॉट ज़ीरो। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, नॉट ज़ीरो। इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ G इज ओनली 11%,
11% लेस होती है दैन द वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से सिर्फ 11% ही कम होती है। अर्थ के ऊपर जो जी है उसकी वैल्यू से कितना 11% कम है सिर्फ, ठीक है। देयर वेट surface of the earth. Thus, the height of the spacecraft is not the reason for this, for their weightlessness. ठीक है, their weightlessness is caused by their being in the state of the free fall, क्योंकि वो continuously नीचे आ रहा है ना, उसकी वजह से वैसा लग रहा है उनको, क्योंकि ये ऐसे घूमते रहेंगे ना तो उनको वेटलेसनेस की सिचुएशन भी ऑब्जर्व होगी, क्योंकि ये घूमते रहेंगे ऐसे, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर घूमते ही रहेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है, फ्री फॉल में रहेंगे, क्या रहेंगे, फ्री फॉल में होंगे। अगर फ्री फॉल में है तो उनको वेटलेसनेस की सिचुएशन ऑब्जर्व करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो रीज़न इज़ वेटलेसनेस, देयर वेटलेसनेस इज कॉज by their being in the in the state of free fall, though the spacecraft is not falling on the earth because of their velocity along the orbit. The only force acting on it is the gravitational force of the earth, and therefore it is in a free fall. As the velocity of the free fall does not depend on the properties of an object, the values of free fall is the same for the spacecraft, the travelers and the object in the spacecraft. Thus, if a traveler release an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be a weightlessness. आपको पता है कि स्पेसक्राफ्ट में आपने देखा भी होगा कि क्या होता है, वो जो पानी भी नहीं होता है वो छोड़ देते हैं, ऐसे फ्लोट करने लग जाता है। कोई कपड़ा छूट गया होगा या फिर कोई नैपकिन हो या फिर कुछ चीज़ हो छूट गई तो वो फ्लोट करने लग जाती है। ये वेटलेसनेस की सिचुएशन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ दिया है, ठीक है। ग्रेविटी अपना पढ़ के ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, क्योंकि बाकी लोगों को भी पढ़ने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। उनको भी शेयर कर दो, वो भी पढ़ सके, ठीक है। और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है वो वीडियो हम क्या करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर लेंगे और इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अगेन थैंक यू फॉर दिस, ठीक है।